हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए 5 से 10 मिनट की सीरीज लेकर के आ रही हूँ, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फटाफट से उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए क्लास आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होगी। सुनिएगा मेरी बात को बड़े गौर से और बड़े ध्यान से। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है? जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक को। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक है जिनको हम सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के तौर पर जानते हैं। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ना 1667 से लेकर के 1674 के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी जीवों की छोटी छोटी कोशिकाओं की खोज की थी, जैसे शुक्राणु की खोज, आरबीसी की खोज, जीवित जंतु कोशिका की खोज, जीवित पादप कोशिका की खोज। जिस कारण से, और एक और पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही वो वैज्ञानिक रहे हैं जो कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी को लेकर के आए थे। सबसे पहले इन्होंने माइक्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस कराया था। तो इसी कारण से इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहा गया है। के द्वारा ना एक किताब लिखी गई है, जिस किताब का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। द सीक्रेट्स ऑफ नेचर एक किताब है। इसका नाम हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में सेम होगा, क्योंकि भैया संज्ञा है, नाउन है, और नाउन हिंदी और भाषा, आपका जो नाम है, यानी आपका नाम है पप्पू, तो आप हिंदी में भी पप्पू ही लिखोगे और इंग्लिश में भी पप्पू लिखोगे, क्योंकि वो है संज्ञा। तो भाई द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, हिंदी में भी इस किताब का नाम द सीक्रेट्स ऑफ नेचर ही होगा। इस किताब के अंतर्गत बहुत सारे प्रकृति के छोटे छोटे रहस्य के बारे में इन्होंने बताया है। जैसे आपको पता है 1665 की अगर मैं बात करती हूँ, तो 1665 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की अगर हम बात करें, और रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। इन्होंने कहा था कि भैया जितने भी पादप हमारे आसपास मौजूद हैं, जितने भी प्लांट्स, जितने भी पौधे हमारे आसपास मौजूद हैं, वो सभी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, और वो एक प्रकार की मृत कोशिका थी जो इन्होंने कोर्क के पौधे की छाल के अंतर्गत खोजी थी। इसके तुरंत कुछ सालों बाद, यानी कि 1674 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक आते हैं, जिन्होंने जीवित जंतु कोशिका की खोज इन्होंने की थी। और ये जो जंतु कोशिका की खोज इन्होंने की थी, ये एक्चुअल में ना तालाब के जल के अंतर्गत इन्होंने देखा कि बारिश का पानी था, तालाब के जल के अंदर इकट्ठा था। उसके अंदर कुछ छोटे छोटे जीव हैं जो सांस ले पा रहे हैं और जो प्रजनन की प्रक्रिया को पूर्ण कर पा रहे हैं। कोई भी ऐसा जीव जिसमें सांस लेने की क्षमता हो और जनन की क्षमता होती है, उसे हम जीवित जीवों की कैटेगरी में रखते हैं। तो उसी के माध्यम से, यानी कि कुल मिलाकर के कहने का मतलब है, जीवाणु के माध्यम से इन्होंने किसकी खोज कर दी? इन्होंने जीवित जंतु कोशिका की खोज कर दी। अब इन्होंने कहा कि भाई अगर जंतु जीवित कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, तो जो बात रॉबर्ट चाचा ने कही है कि जितने भी पादप कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, वो बिल्कुल सही बात है। जो प्लांट सेल्स होती है वो भी तो जीवित कोशिका से बनी हो सकती हैं। तो कुछ और रिसर्च इन्होंने शुरू करी। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई वो मृत कोशिका थी, तो अब इन्होंने कुछ और खोज शुरू कर दी, जिसके माध्यम से इन्होंने जीवित पादप कोशिका को खोज निकाला। और जीवित पादप कोशिका की खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा प्याज के छिलके के अंतर्गत की गई है। प्याज के छिलके में इन्होंने इसकी खोज की है। प्याज का छिलका, यानी कि पील ऑफ द अनियन, अनियन पील जिसको हम कहते हैं, अनियन पील के अंदर इन्होंने खोज दिया। इसी के साथ-साथ अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये पीवाईक्यू है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई है? जीवाणु की खोज की गई है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा। हाइड्रा की खोज इन एंटोन वॉन हुक के द्वारा की गई है। पुरुष युग्मक कोशिका यानी शुक्राणु की खोज किसके द्वारा की गई है? ये भी ल्यूवेनहुक के द्वारा की गई है। और वहीं आरबीसी की खोज की अगर हम बात करते हैं, आरबीसी की खोज भी ल्यूवेनहुक के द्वारा की गई है। शुक्राणु और आरबीसी, इनका साइज लगभग 7 माइक्रोन मीटर के आसपास का होता है। बहुत ही छोटी कोशिकाएं हैं। ऐसी कोशिकाएं, ऐसे जीव जिनका आकार बहुत छोटा है, माइक्रोन मीटर में है, ऐसी कोशिकाओं को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऐसी कोशिकाओं को देखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है सूक्ष्मदर्शी की। तो इसीलिए एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक को सूक्ष्मदर्शी के प्रथम अन्वेषक के रूप में भी जाना जाता है।
ठीक है जनाब। चलिए अगले, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। कोशिका का सबसे छोटा आकार जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, दैट कैन बी सीन विद नेक्ड आईज, यानी कि ऐसा आकार जिसको देखने के लिए हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो ये आकार है 100 माइक्रोन मीटर। ध्यान रखना, जितने भी जीवों का आकार 100 माइक्रोन मीटर से छोटा होगा, तो 100 माइक्रोन मीटर से छोटे आकार वाले जितने भी जीव होते हैं, आकार वाले जीवों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इन सभी को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ऐसे जीव या फिर ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार जो है 100 माइक्रोन मीटर से छोटा है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, उनको कहा जाता है सूक्ष्म जीव की अगर हम बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करती हूँ, तो सूक्ष्म जीव क्या है? जैसे अगर हम वायरस की बात करते हैं, विषाणु की बात करें, बैक्टीरिया जीवाणु हो गया, आर्किया हो गया, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु, ये सभी क्या है? ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सभी के सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, यानी कि इन सभी का आकार क्या है? 100 माइक्रोन मीटर से छोटा है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर 100 माइक्रोन मीटर से छोटा है, इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इस पॉइंट को ध्यान रखना, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। अगर नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो हम इनको देखते कैसे हैं? तो इनको देखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है सूक्ष्मदर्शी। इनको देखने के लिए हमें चाहिए होता है सूक्ष्मदर्शी, यानी कि सिंपली अगर मैं बात करती हूँ, माइक्रोस्कोप। ठीक है जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, तो ऐसी विज्ञान की शाखा, ऐसी जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम 100 माइक्रोन मीटर से छोटे आकार वाले जीवों का अध्ययन करते हैं सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की मदद से, उस ही ब्रांच को, उस ही शाखा को हमने क्या कहा है? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ सूक्ष्म जीव विज्ञान कुछ सूक्ष्म जीव हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वो है विषाणु और जीवाणु, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जीवाणु और वायरस दोनों से रिलेटेड जो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार पूछता है, एक बारी उसको डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे कि सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ये बताओ, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाणु के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, बताइए। तो जीवाणु का अध्ययन, अच्छा खोज की बात करेंगे सबसे पहले। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई है? हु हैज डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया? जीवाणु की खोज किसने की है? सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा ये किसके द्वारा की गई है? ये की गई है ल्यूवेन हुक की, अगर हम बात करते हैं। या तो आपको ऑप्शन में केवल ल्यूवेन हुक लिखा मिल सकता है, या फिर एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, से पूछा जाए कि भाई विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो विषाणु की खोज की गई है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है दिमित्री आइवन विस्की की। अगर हम बात करते हैं, लिवॉन विस्की है ना, आइवन विस्की हम इसको कहते हैं, आइवन विस्की करके दिमित्री आइवन विस्की हैं, जिनके द्वारा खोज की गई है वायरस की। तो तब इन्होंने विषाणु की खोज की थी। विषाणु की खोज की थी इन्होंने टोबैको मोजिक के माध्यम से। ठीक है, टोबैको मोजिक, टोबैको मोजिक। और टोबैको मोजिक क्या है आपको पता है? कि भैया वो हर मूवी शुरू होने से पहले एक व्यक्ति को दिखाया जाता है ना, मुकेश को दिखाया जाता है। मुकेश जो होता है टोबैको मोजिक वायरस का ही शिकार होता है। तो जो वायरस की खोज इन्होंने की थी टोबैको मोजिक वायरस के माध्यम से, यानी कि तंबाकू जिससे बनाया जाता है उसके पौधे पर, पत्तों के ऊपर एक वायरस, एक विषाणु इन्होंने देखा था, जिसको टोबैको मोजिक वायरस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यही इसी विषाणु की खोज की गई थी, जो तंबाकू के पत्ते के ऊपर इन्होंने खोजा था। और सबसे पहले जीवाणु की खोज की अगर हम बात करें, तो जीवाणु की खोज किसके माध्यम से हुई है? जीवाणु की खोज हुई थी हाइड्रा के माध्यम से। सबसे पहले इन्होंने किसको खोजा था? एक सूक्ष्म विज्ञान, मतलब एक सूक्ष्म जीव हाइड्रा की इन्होंने खोज की थी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जीवाणु का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्या कहेंगे? ये कहा जाएगा बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के नाम से हम इसको जानते हैं। वहीं आपसे पूछा जाए कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो विषाणु के अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी। इसको हम जानते हैं वायरोलॉजी के नाम से, वायरोलॉजी कहते हैं, वायरोलॉजी कहा जाता है विषाणु के अध्ययन को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज से मिलकर के बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति
बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन की अगर मैं बात करती हूँ, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। इस चीज को ध्यान रखना। वहीं अगर मैं विषाणु की बात करती हूँ, इसको हिंदी में भी क्या कहेंगे? हिंदी में भी कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन के नाम से हम जानते हैं। वहीं अगर विषाणु की कोशिका भित्ति की बात की जाए, तो जो विषाणु की कोशिका भित्ति होती है, ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है कैप्सिड नाम के प्रोटीन से। कैप्सिड एक प्रोटीन है, तो ये आपकी कैप्सिड प्रोटीन के माध्यम से बनी हुई होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। विषाणु की जो कोशिका झिल्ली होती है, वो कैप्सिड नाम के प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, जीवाणु किस तरीके का जीव है? इसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की कैटेगरी में शामिल रख करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत हम इनको शामिल करते हैं। विषाणु कोशिका नहीं है। विषाणु कैसा जीव होता है? विषाणु एक प्रकार का अकोशिकीय जीव है। ये कैसा जीव होता है? कोशिकीय जीव होता है। अकोशिकीय जीव का मतलब क्या है? कि भाई कोशिका से नहीं मिलकर के बना है, ये एक सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। अब मैम इस बात से मतलब क्या है? देखो, किसी भी जीव के अंदर अगर केंद्रक है तो वो कोशिका कहलाएगी, अगर केंद्रक नहीं है तो वो कोशिका नहीं कहलाएगी। इसका मतलब विषाणु के अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसीलिए वो कोशिका नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे यहां से पूछ सकता है वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड, अगर मैं बात करती हूँ। ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहले एक कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो विषाणु होता है, विषाणु विषाणु है क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीव और अजीवों, जीवित और अजीवितों के बीच की कड़ी होती है। अगर हम विषाणु की बात करते हैं, विषाणु यानी कि अगर हम वायरस की बात करते हैं, तो ये क्या है? इट इज अ सीधा अगर हम बात करें जीवित और अजीवित, जीवित और अजीवित, अजीवित वस्तुओं के बीच की कड़ी, वस्तु के बीच की कड़ी, बीच की कड़ी ये कहलाती है। यानी कि इट इज अ लिंकेज बिटवीन ऑफ लिविंग नॉन लिविंग, वायरस को कहा गया है लिंकेज बिटवीन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, इसको याद रखिएगा। अगला अगर हम बात करते हैं, अगर विषाणु के अंतर्गत किसी, देखो विषाणु ना एक प्रोटीन का टुकड़ा होता है और ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं, रोग हमारे शरीर में विषाणु के कारण ही होते हैं। सबसे ज्यादा जो रोग है हमारे शरीर में वायरस के कारण ही होते हैं। ठीक है, यदि एक वायरस के अंतर्गत संक्रमण फैल जाए, तो ये दूसरे जीवों को तब संक्रमित करता है, दूसरे जीवों को संक्रमित करता है, तो इसके लिए एक अवस्थाएं पढ़ी जाती है, कुछ अवस्थाएं होती हैं कि अगर ये किसी, देखो एक अवस्था होती है बैक्टीरियोफेज, वायरोफेज, माइकोफेज, फाइकोफेज और जूफेज। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यदि कोई विषाणु, यदि कोई भी विषाणु किसी जीवाणु को प्रभावित करता है, संक्रमित करता है, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाणु के अध्ययन को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसीलिए यदि कोई संक्रमित विषाणु, यानी कि कोई भी इन्फेक्टेड वायरस एक हेल्दी बैक्टीरिया को अगर प्रभावित कर रहा है, तो इस स्टेज को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम वायरोफेज की बात करते हैं, वायरोफेज क्या है? यदि एक संक्रमित विषाणु असंक्रमित विषाणु को फैलाता है, और आपको पता है विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणु के अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी। अब अगर हम माइकोफेज की बात करते हैं, माइको का मतलब क्या है? आपको पता है कवक, कवक के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। तो आपको पता है यदि कोई संक्रमित विषाणु कवक को प्रभावित करेगा, तो इस अवस्था को हम माइकोफेज कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए एल्गी यानी कि शैवाल, फंगस, कवक को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सॉरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में बोल रही हूं मैं, फंगस। ठीक है, फंगस की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद शैवाल आती है, शैवाल यानी कि अगर हम एल्गे की बात करें, तो यदि कोई एल्गे, अच्छा इसको मैं यहां लिखती हूं ताकि आप लोगों को ये इजीली समझ आ जाए। यानी यदि कोई विषाणु कवक यानी कि फंगस को प्रभावित करता है, इसे कहा जाता है माइकोलॉजी, क्योंकि
फंगस के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? माइकोलॉजी। और अवस्था को कहेंगे हम माइकोफेज। ध्यान रखिएगा। देखो फाइकोफेज क्या है? फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन। शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एल्गे के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एल्गे के अध्ययन को हम जानते हैं फाइकोलॉजी के नाम से। तो इसीलिए यदि कोई विषाणु, संक्रमित विषाणु किसी स्वस्थ शैवाल को प्रभावित कर रहा है, इसमें संक्रमण फैलाता है, तो इस अवस्था को हम फाइकोफेज के नाम से जानते हैं। अगला आता है जू। देखो जू का मतलब क्या होता है? जू का मतलब होता है एनिमल, यानी जू का मतलब होता है जंतु। यानी कोई विषाणु, अगर कोई भी संक्रमित विषाणु यदि जंतुओं के अंतर्गत किसी भी तरीके से अगर बीमारी को, रोग को फैला रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं जू फेज। क्योंकि जंतुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जंतुओं के अध्ययन को कहा जाता है जूलॉजी, जंतु विज्ञान। तो ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, वायरस का वायरोलॉजी, फंगस, कवक का क्या होता है? माइकोलॉजी, शैवाल का क्या होता है? फाइकोलॉजी, और एनिमल्स का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड, जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करूंगी ये जो क्लास है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये जो सीरीज है इसी तरीके से आपकी कंटिन्यू रहेगी और मिलेंगे हम लोग एक और बेहतरीन से क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।